जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मैं आपके समक्ष हयात व्यवस्था की प्रथम कक्षा लेके आया हूं। आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। 24 का अंतिम दिन है आज, 2024 का। आज 31 दिसंबर है, यानी कि 31 है ना। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ हयात व्यवस्था की। आज से कंटिन्यू रोज संडे मंडे कुछ नहीं होगा। ईद, दीपावली, छठ, दशहरा कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू ये कक्षाएं आपके समक्ष होंगी। रोज रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा। ठीक है जी। बाद में देखेंगे, बाद में गायब भी हो सकता है। अभी तो रिकॉर्डेड ही होगा कुछ दिन। तो आज व्यवस्था की कक्षाएं में सिस्टमेटिक दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि एक पढ़ा दिया, दूसरा नहीं पढ़ाऊंगा, तीसरा पढ़ा दिया, चौथा नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं, सिस्टमैटिक। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 के 95 शायद 22 भाग में पढ़ाऊंगा आपको। 22 भाग के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको दूंगा, है ना। एक्स्ट्रा ज्ञान जैसे संविधान का विकास कैसे, कुछ चीज़ें होती है ना भाई, कि टीचर लोग नहीं पढ़ाते। मैं देखता हूँ टीचर लोग आप कक्षाएं में, ऑफलाइन कक्षा में बैठेंगे ना भाई, तो दिखता कुछ और है। आप यूट्यूब पे देखते कुछ और है, वास्तविक होता कुछ और है ना भाई। एक भी पैसा मुझे चार्ज नहीं करना, मुझे पैसा नहीं कमाना भाई। मैं चाहता हूँ करना, मेरे पास जो भी ज्ञान है ना, उस ज्ञान का 10% भी आप तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है जी, ठीक है। मैं आज आपके समक्ष स्टार्ट कर रहा हूँ राज्य व्यवस्था क्या होता है। राज्य व्यवस्था के साथ साथ राज्य व्यवस्था में मेरा प्रथम टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक, प्रस्तावना। मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना एक ऐसी चीज़ है ना, कोई शिक्षक इसको अंतिम में पढ़ाते हैं, लेकिन अंतिम में क्या है ना, इतनी शानदार टॉपिक है ये, सबसे छोटी टॉपिक है। ये टॉपिक से ना 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसा देखिए ना, कोई भी एग्जाम ना होता है जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ से ना आता हो। अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी, 17वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ। इसमें पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है जी। आप विभिन्न डिफरेंट एग्जाम में आप देखेंगे ना भाई, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। यही चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, आप देखिए कैसे होता है। मैं बहुत आसान, जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा कि कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि राज्य व्यवस्था होता क्या है। देखिए मेरे भाई, राज्य व्यवस्था है ये, है ना मेरे भाई। देखिए बोर्ड है, लिखने में अशुद्धि थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। बोर्ड है ना, तो ऐसा हो ही जाता फास्ट में, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में? ठीक है जी। राज्य व्यवस्था मॉन्टेविडियो, मैं मॉन्टेविडियो सम्मेलन 1933 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी, है ना। एक सम्मेलन हुआ था 26 दिसंबर 1933 को एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्टेविडियो सम्मेलन। मॉन्टेविडियो सम्मेलन मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ था भाई भाई। इस सम्मेलन में कहा गया, बताया गया कि राज्य क्या है, राज्य होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, आप राज्य किसको कहेंगे। ठीक है जी। इस सम्मेलन में बताया गया कि राज्य 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। 4 चीज़ में से कोई एक चीज़ कम है ना, तो राज्य नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि राज्य वो 4 चीज़ क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको तो जाननी चाहिए मेरे भाई। क्योंकि आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, आपसे पूछेंगे भैया दीदी राज्य होने के लिए क्या चाहिए, तो आप क्या बताएंगे कि मुझे नहीं पता, पता होनी चाहिए। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ राज्य क्या होनी चाहिए। राज्य होने क्या क्या, मॉन्टेविडियो सम्मेलन 26 दिसंबर 1933 को हुआ था, है जी। इसी में बताया गया कि राज्य क्या होना चाहिए। राज्य होने के लिए 4 चीज बताया गया। इसमें कितनी चीज होनी चाहिए? 4 चीज बताया गया। और यह बताया गया
कि एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग होनी चाहिए, यानी कि जमीन होनी चाहिए भाई। जमीन होगा तभी आप बयान बना पाएंगे। आपके पास जमीनें नहीं, आप कहेंगे हम फैक्ट्री बनाएंगे तो कोई बात हुआ? निश्चित भूभाग होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 आदमी हो गए कहेंगे महाराज बनाएंगे, मार के भगा देगा। एक जनसंख्या होनी चाहिए जितनी राज्य के लिए बहुत सारे, एक डिस्ट्रिक्ट के सोचिए ना, पढ़े पढ़े होंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, एक पंचायत की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इतनी जनसंख्या होती है तो एक पंचायत बनता है, इतनी होती है। मैं आपको सब बताऊंगा एक पंचायत का कितना जनसंख्या होना चाहिए, गाँव का कितना होना चाहिए, एक वार्ड का कितना होना चाहिए, ठीक है जी, मैं सब बताऊंगा। अब यहाँ समझिए, निश्चित भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए? गठित सरकार होना चाहिए। गठित सरकार होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, आज मन हुआ है तो सोहन डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है, कल हुआ है तो मोहन का है, ऐसा नहीं। एक फिक्स, ठीक है, चुना हुआ नेता होनी चाहिए, लीडर होनी चाहिए, वही सब कुछ करेगा, ठीक है। ठीक है, 3 चीज है। फिर भी ये 3 चीज आपके पास है, फिर भी आप राज नहीं है। राज होने के लिए चौथा चीज आवश्यकता मेन ये है। मेन क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता होनी चाहिए मेरे भाई। संप्रभुता नहीं है तो आप सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, ठीक है जी। सच्चाई तो ये है ना कि संप्रभुता तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ सच्चाई ये है ना, इस 4 चीज में से कोई एक भी आपके पास मिसिंग है ना तो आप राज नहीं हो सकते। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, जनसंख्या भी है, ठीक है जी, जनसंख्या भी है आपके पास, सरकार भी आपके गठित आपने किया है, आपके पास डिसीजन मेकिंग भी आपका बहुत ज़बरदस्त है, आप सक्षम है, आप मजबूत है, आप माइंड सेट है आपका कि भाई मैं सक्षम हूँ, मैं संप्रभु हूँ, डिसीजन, अपना डिसीजन मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन आप जमीन नहीं है तो भाई आप कहाँ राज बनाएंगे? आपका फिक्स क्षेत्रफल होनी चाहिए ना, आप ये नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। दूसरा देखिए, आपके पास भूभाग भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन जनसंख्या नहीं है तो क्या बना सकते हैं? जनसंख्या नहीं है तो भूभाग किस काम का? जनसंख्या नहीं होगा तो सरकार होगा ही नहीं भाई। आप 50 आदमी में सरकार बनाओगे? नहीं होगा ना। वैसा आप संप्रभु है लेकिन आपके पास आदमी नहीं है तो आप किसको डायरेक्शन दोगे? किसको बताओगे कि ऐसे करो वैसे करो? नहीं ना बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन सरकार नहीं है। आप डिसीजन मेकिंग सब मिल के कोई डिसीजन करेगा तो होगा नहीं। डिसीजन कोई एक करता है, कोई एक मुखिया होता है, 50 को कहेगा हो कहेगा तो ऐसे में नहीं ना होता है। एक गार्जियन होता है, जैसे घर में कैसे गार्जियन होते हैं वैसे होता है, ठीक है। मान के तीनों है, संप्रभुता नहीं है तो होगा नहीं, ठीक है जी। ओके, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, संविधान क्या होता है, ठीक है जी। आप यहाँ से हम संविधान में स्टार्ट करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान कैसे काम करती है, संविधान कैसे है, मैं आपको सब कुछ अभी बताऊंगा, आप टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, मिटा दो इसको, ठीक है। देखिए अब बात आती है किसकी? संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। इसकी बात क्या आती है? इसकी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान किसको कहते हैं? माफी चाहता हूँ। देखिए कोई भी व्यवस्था होता है ना, व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून जहाँ निहित होते हैं उसे संविधान कहते हैं। कोई भी भाई व्यवस्था होता ना, कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं ना। घर में भी किसी का शादी है,
व्यवस्था करना है भाई, व्यवस्था उसका नियम कानून है ना कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो हमारे देश की, एक राज्य की, एक राष्ट्र की जो व्यवस्था चलता है ना, वो व्यवस्था का नियम कैसे चलेगा, है ना, सारा नियम कानून जहाँ लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा संविधान दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। संविधान कितने तरह के होते हैं, दो टाइप। संविधान हैज टू टाइप्स, संविधान दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। पहला देखिए, मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दो भाग है, संविधान का कितने भाग है, ये दो भाग है। पहला क्या है, कोडिफाइड, कोडिफाइड। दूसरा क्या है, अनकोडिफाइड, अनकोडिफाइड। आप कहेंगे कोडिफाइड क्या होता है, अनकोडिफाइड क्या होता है। बोर्ड से आप बस कंटेंट देखिएगा, बोर्ड क्या है, गंदा है, व्हाइट है, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है जी। ये मत समझना कि बोर्ड ऐसा है, आपको समझ में आनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन बन जाए वही बहुत है। ये मत समझिएगा कि भाई व्हाइट है, ये है, दिस है, दैट है, ऐसा किच कैच कर दिया, वो सब मैटर नहीं करता मेरे भाई। आप कामयाब हो जाओगे ना, ठीक है, कामयाब हो न हो, आपके अंदर ज्ञान हो जाएगी ना, आप अच्छे इंसान हो जाएंगे ना, तो वही बहुत है, ठीक है। संविधान दो तरह, कोडिफाइड का मतलब होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान, संविधान। दूसरा अनकोडिफाइड मतलब अलिखित संविधान, बिना अलिखित संविधान। थोड़ा सा भाई वो क्या कहते हैं, मिस स्पेलिंग हो सकता है, कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं, बट अशुद्धियों पे ध्यान देते हैं, आप बस समझिएगा। कोडिफाइड अनकोडिफाइड समझ गए, संविधान दो तरह के होते हैं, कोडिफाइड, एक दूसरा क्या होता है अनकोडिफाइड, ठीक है। आप कहेंगे भाई आप तो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे ना भाई कि कोडिफाइड होता क्या है, अनकोडिफाइड क्या होता है, जानना जरूरी है ना, ठीक है। कोडिफाइड संविधान हम उसको कहेंगे ना भाई, कोडिफाइड या लिखित संविधान हम उसको कहेंगे ना, वैसा संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो, जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो, जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो उसे लिखित संविधान कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। आप बस वीडियो को ना, आपको लिखने में दिक्कत होती है ना, तो सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन करते रहिएगा, कीजिएगा, नहीं होगा नोट डाउन छोड़िए भाई, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनिएगा ना, काम आपका हो जाएगा। लिखित संविधान वो होता है जो संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है, उसको लिखित संविधान कहते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल तो बताइए, कहाँ कौन सी देश का है, मुझे तो बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या, भारत का एग्जाम्पल लीजिए ना, लिखित संविधान है, कोडिफाइड है, संविधान सभा तो आपको पता है कि संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, अमेरिका हो सकता है ना, भारतीय, लेकिन क्या दिक्कत है, आगे बहुत सारा देखिएगा कि बहुत सारी चीज देखेंगे आगे। अभी तो मैं आपको छोटी छोटी चीज समझा रहा हूँ, एक ही बार डेप्थ में आपको बताते जाऊंगा तो समझ में कुछ नहीं आएगी, है ना। अभी छोटी छोटी चीजों को समझने की आवश्यकता है आपको। दूसरा, अलिखित संविधान क्या होता है, ये संविधान क्या होता है, अनकोडिफाइड क्या होता है। अनकोडिफाइड का मतलब ये होता है कि ऐसा संविधान, ऐसा नियम कानून जो प्रथा आधारित आती हो, जो मेरे दादाजी किया वही मैं कर रहा हूँ, वही मेरे बच्चे करेंगे, ऐसा। जो समाज में पंडित जी है तो पंडित जी का बेटा ही पंडित बनेंगे, ये ऐसे, वो प्रथा आधारित, उसका कोई लिखने लिखने से कोई मतलब नहीं है। जिसका बाप राजा था उसी का बेटा राजा बनेगा, उसी का पोता राजा बनेगा, वही होता है अनकोडिफाइड या लिखित संविधान। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन आपने सुना रानी या महारानी का कभी चुनाव नहीं होता, जिसके घर से राजा रानी बना है वही बनेगा, है ना, प्रथा आधारित है। जो रानी बनी है उसकी बेटी बनेगी, उसकी बहू बनेगी, ऐसा ही होता है, ठीक है जी। जैसे ब्रिटेन,
B10 हो गया ना। अब ठीक है जी, मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, इतना तो कंप्लीट है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? ठीक है जी, सबसे बड़ा यदि लिखित संविधान कहा जाए, 18 कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कही जाए तो कहाँ का है? हमारे भारत का है। सबसे बड़ा कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ की है? भारत की है। ठीक है जी। आप कहेंगे भाई साहब आपने तो बता दिया कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा तो बता दो। ठीक है जी, तो मैं छोटा क्या, आप कहेंगे तो मैं उसका डाटा भी बता दूंगा, उसमें कितने शब्द है, कितने आर्टिकल है, मैं सब बता दूंगा, लेकिन वो सब किसी काम का नहीं है। बस आप इतना ही जानो कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कोडिफाइड क्या होता है, अनकोडिफाइड क्या होता है, बस इतना ही जानना है। बाकी मैं इस पर बाद में बात करूंगा, अभी प्रस्तावना की जो बात होगी ना तब मैं बताऊंगा आपको। एक सबसे छोटा सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया, भारत है। एक देश है मोनाको, मोनाको, मोनाको एक देश है। ठीक है, यहाँ का सबसे, पूरे दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का। इसमें मात्र कितने पता है? 3814 शब्द ही है बस, समझे? जितना में हम स्टेट पीसीएस में ना एक पेपर में क्वेश्चन लिख देते हैं ना, एक दिन का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिख दिए, उतना का कॉन्स्टिट्यूशन है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। ठीक है जी, ये बस 3514 है, 3814 शब्द है बस। मोनाको की संविधान में, मोनाको एक देश है, वहाँ के संविधान, मोनाको संविधान में। ठीक है जी, अब मैं बताऊंगा, देखिए आपको जो है ना कमेंट में बताते रहिएगा। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कैसे फास्ट, मैं ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ तो ये भी बताइएगा कि भाई स्पीड में बता रहे हो, आप थोड़ा सा मोशन को, स्पीड को कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, आप बता सकते हैं। क्योंकि आप बताएंगे तभी मैं चेंज कर पाऊंगा, तभी मैं सुधार कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग में सब यहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, है ना? ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। कैसे, क्या बनेगा 2-3 क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन तो ये बनेगा मेरे भाई, इसको मिटा दूं? ठीक है जी, अब प्रस्तावना की मैं अभी बात करूंगा। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना? प्रस्तावना को किसने क्या कहा, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, परिचय पत्र किसने कहा, ये किसने कहा। ठीक है जी, देखिए मैं प्रस्तावना की बात करता हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये भी प्रस्तावना ही है, लेकिन आधा जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती जाएगी अभी। ठीक है, उस सब की आवश्यकता नहीं है। मेन है कि ये वर्ड है ना, इन वर्ड का मतलब मुझे समझाना है आपको। ये वर्ड का मतलब जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आप समझेंगे वाह भाई कुछ तो बात है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। आप किसी भी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ना तो फर्स्ट पेज पे यही रहता है, प्रस्तावना दिया रहता है। प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटीज, 2 चीज दी होती है एनसीईआरटी के बुक पे। प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटीज बोले तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, ठीक है। संविधान को कोई इंसान, एक इंसान ऐसा भी था जो कहा कि संविधान, प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना क्या है? संविधान का, संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। परिचय पत्र बोले तो आप ही देखते होंगे ना, किसी का आइडेंटिटी कार्ड देख के, आई कार्ड देख के, किसी का रिज्यूम देख के आप नहीं बता दोगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या किया है जिंदगी में, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। लगभग आप कुछ चीजें बता दोगे, है ना? तो वही प्रस्तावना है। प्रस्तावना को पढ़ोगे ना, प्रस्तावना यदि आपको समझ में आ जाएंगे ना, तो आप इतना तो अवश्य बता दोगे कि संविधान, मेरा जो संविधान है ना वो कहना क्या चाहता है। ठीक है मेरे भाई, किसी ने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है ना वो संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है।
कोई तो हद ही कर दी। एक इंसान ने कहा कि जो प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना है ना, संविधान की जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली। भाई कितनी अच्छी बात कही है, देखिए तो बताइए तो। जन्म कुंडली है, संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है प्रस्तावना। जन्म कुंडली में तो किसी बच्चे का आप जन्म कुंडली देखोगे तो नहीं समझ जाओगे कि बच्चा क्या है, कैसे बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है उसको देखने से। ठीक है। NA एक इंसान है, NA मैं आपको बताऊं, एक इंसान है NA। NA पाइकी बाया ने कहा कि संविधान है ना, प्रस्तावना जो है ना, संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा। आप बहुत छोटे छोटे एग्जाम देखोगे, जैसे ग्रुप डी का देखोगे, PPSC देखो जाके, सिपाही का देखोगे, ठीक है, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम देखोगे, तो स्टैंडर्ड का पूछा है, बिहार SI भी पूछा है ना। बहुत पहले के क्वेश्चन देखोगे तो आप पूछता नहीं, लेकिन पूछने की संभावना होती है, ज्ञान तो होनी चाहिए। ठीक है। NA पाइकी बाया ने कहा कि संविधान प्रस्तावना क्या है? संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद ठाकुरदास भार्गव ने कहा, ठाकुरदास भार्गव क्या कहा कि जो प्रस्तावना है ना, संविधान की क्या है? आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। एक क्वेश्चन यहां से एक और आएगा हटके कि अनुच्छेद, मैं आपको बताऊंगा ये बाद में, अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिए। अनुच्छेद पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32। ठीक है जी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, किसने, ठीक है, ये अनुच्छेद के बारे में पूछेगा, किस अनुच्छेद को, संविधान के किस अनुच्छेद को, ठीक है, संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ये तो होगा 32 को कहेंगे। ये क्वेश्चन चेंज ऐसे होगा, चेंज देखिए, चेंज कहां से होगा, किस अनुच्छेद, किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा? ठीक है जी। ऑप्शन दे देगा, NA पाइकी बाया, ठाकुरदास भार्गव, अंबेडकर। ठीक है जी। और कुछ कुछ AK अय्यर दे देगा, डॉक्टर KM मुंशी दे देगा। ठीक है। ठीक है जी, माफी चाहता हूँ, KM मुंशी। ठीक है भाई भाई, ऑप्शन दे देगा। आप सुन ही सकते हो कि भाई ठाकुरदास भार्गव क्या कहा था कि संविधान की आत्मा है। एक है KM मुंशी, KM मुंशी ने कहा था भाई, ये जो प्रस्तावना है ना भाई, प्रस्तावना क्या है ना, संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। ठीक है मेरे भाई, इसने कहा था। आप तो क्लियर ही हो गया होगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र NA पाइकी बाया कहा, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा, संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा KM मुंशी ने कहा। मिटा दो इसको। ठीक है जी। देखिए समझ में आपको आनी चाहिए, मैं आपको पढ़ा दूं, समझ में नहीं, कोई मतलब का नहीं रहता है मेरे भाई। ठीक है जी। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। किसने कहा था संविधान की? ठीक है जी। ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को कहा था ठाकुरदास भार्गव। किसको कहा था? प्रस्तावना को। ठीक है। ठीक है जी। किसको कहते हैं, किस अनुच्छेद को कहते हैं संविधान की आत्मा? अनुच्छेद 32 को। अब देखते हैं, आप किस चीज को देखेंगे पता है? अभी मेन देखेंगे, आप इस प्रस्तावना को देखेंगे। इसको प्रस्तावना जो अभी हमने मिटाया ना, इसको देखेंगे मेरे भाई।
हम भाई, इस प्रस्तावना को देखेंगे। यही तो जान है, इसके बिना सब कुछ कहानी खत्म है। सबसे पहले क्या होता है ना, फर्स्ट में क्या कहता है, हम भारत के लोग। देखिए यहाँ कहता होगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ जानते हैं? हम भारत के लोग का मतलब हुआ गया, बताइए क्या हुआ? हम भारत के लोग का मतलब ये हुआ कि भाई ये संविधान है ना, हम भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया। भारत की जनता के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया और स्वीकार किया गया। ठीक है जी, समझ में आया? तो ऐसे ही हम चीजों को देखेंगे ना। मैंने माना कि मैं यहाँ किया भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसको इंग्लिश में लिखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब एक ही चीज हुआ कि है ना, इस प्रस्तावना को ना, भारत के संविधान को ना, इस देश के जनता के द्वारा बनाया गया है और स्वीकार भी किया गया है। इस संविधान को जिसने भी लिखा, जिसने भी बनाया, इस देश के अध्यक्ष सचिव बाद में, पर इस देश के क्या थे, नागरिक थे, इस देश के जनता थे। जनता के द्वारा बनाया भी गया और एक्सेप्ट भी किया गया। आप देखिए, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, संप्रभुत्व का मतलब यही होता है मेरे भाई, मैं आपको बता चुका। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि जो अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में आंतरिक और बाहरी मामले में डिसीजन करता है ना, खुद किसी देश के बिना हस्तक्षेप के अपने देश के लिए जो डिसीजन करता है ना, बिना किसी के रोक टोक के, वो क्या होता है, संप्रभु होता है। जैसे मान के चलिए आपके घर का संप्रभुता किस में है? आपके घर की संप्रभुता आपके पिताजी में होगा या आपके माताजी में होगा। यही दोनों में से, दोनों में तो नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक में होगा। आपसे मान के चलिए कोई कहेगा दोस्त चलो घूम के आते हैं, किसने कहा भाई आ जाओ घूम के आते हैं कहीं से, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं भाई पापा से भाई पूछता हूँ फिर मैं जाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप में संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किस में है? आपके पापा में, क्योंकि आप पापा डिसीजन लेंगे। अब पापा आप पे क्या है, संप्रभुत है। यदि पापा को कहीं जाना होगा तो आपसे नहीं पूछेंगे कि बेटा मैं जा रहा हूँ, पापा सीधे कहेंगे ठीक है तो अपना ख्याल रखना, मैं इतने आ जाऊँगा, जा रहा हूँ कुछ काम से। डिसीजन खुद कर सकते हैं उसको, जो अपना डिसीजन खुद कर सकता है उसको क्या कहते हैं, संप्रभुत कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, ऐसा अब कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संप्रभुता अपने देश में 3 तरह के होते हैं। अपने देश में संप्रभुता 3 तरह के हैं। ठीक है, एक है कानूनी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, एक होता है राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता। अब मैं आपको बताता हूँ भाई कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, एक बात बताओ मेरे भाई, जो भारत है ना, जिस देश में आप रहते हो, इसकी कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? क्वेश्चन तो हो सकता है, अब पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। इस बार बीपीएससी देखिए ना कैसा हद किया है ना, सिपाही में भी इससे अच्छा क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। एक होता है लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता किसमें नहीं होता है कोई पूछ सकता है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें नहीं होता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, एक होता है नाम मात्र का संप्रभुता, एक और संप्रभुता होता है राष्ट्र की संप्रभुता। हाँ ये भी तीनों तो राष्ट्र की संप्रभुता। एक होता है नाम मात्र का संप्रभुता, होता है ना, नाम मात्र के संप्रभुता। जैसे संप्रभुता का मतलब है कि कानून की डिसीजन कौन कर सकता है, तो जनता। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब होता है कि जनता का डिसीजन कौन कर सकता है,
ठीक है। योग प्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है, उसका पावर किसके हाथ में होता है, इसका पावर किसके हाथ में होता है, इसका पावर कानूनी संप्रभुता का पावर किसके हाथ में होता है, नाम मात्र का पावर किसके हाथ में होता है। भाई साहब एक बात बताओ, आप शादी में तो गए होगे, पक्का गए होगे किसी न किसी शादी में। शादी में जो किसी घर फूफा जी होते हैं ना, वो कहेंगे मैं बॉस हूँ, मैं बिना शादी होगा नहीं, शादी ये होगा वो हो जाएगा, बहुत अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन उसमें क्या होते हैं, दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, आप इज्जत भी करते हैं, भाई जो है सो आप ही है। फूफा जरूर चाहते हैं तो सब उसको प्रणाम करने जाते हैं, मनाने जाते हैं, भाई आ जाइए आ जाइए, आप नहीं तो शादी कैसे होगा, है ना। सब उसको मनाते हैं, कहते हैं कि भाई जो हो सो आप ही हो। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो क्या होता है, उसे पूछा तक नहीं जाता है। जो नाम मात्र का संभव होता है ना, जो हमारे राष्ट्रपति में निहित होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति है ना, उसमें नाम मात्र का संभव होता निहित है। जैसे मन से भारत में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई डिसीजन होना है, तो मेन संभव होता है किसमें होता है पता है, राष्ट्रपति हाँ कहे न कहे, उनको हाँ मजबूरी में हाँ कहना ही पड़ेगा, ठीक है। नाम मात्र का होता है, कहे तो हाँ, नहीं कहे तो करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे संविधान को, जो राष्ट्रपति को हाँ करना ही पड़ता है, ठीक है जी। एक योग प्रिय संप्रभुता आता है, ये जनता में निहित होता। जनता जिसको जब चाहेगी उसको सरकार बनाएगी, जब चाहेगी तब हटा देगी, जिसको चाहेगी पीएम बना सकती है, जिसको चाहेगी पीएम नहीं बनाएगी। लेकिन आप एक बात कहोगे कि भाई जनता तो पीएम नहीं बनाती है, बात तो सही है आपकी, जनता कैसे पीएम बनाएगी। जनता अपने अधीनस्थों के माध्यम से सरकार को चुनती है, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। मैं आप आगे भी बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि भाई कैसे चुनती है, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है जी। आप टेंशन रहिए, मैं सब बताऊंगा। जनता क्या करता है, अपने अधीनस्थों के माध्यम से चुनता है, अपने बवाल करेगा, अधीनस्थ अपना उसका पाँव खींचेगा तो सरकार पीएम नहीं रहता। आपने कई बार भी देखा है, एक सीट की वजह से सरकार टूट जाती है ना। एक कानूनी संप्रभुता, मेन संप्रभुता तो ये है भाई, कानूनी संप्रभुता किस में निहित है, कानूनी संप्रभुता ना संविधान में निहित है, ठीक है। कौन से गुनाह करोगे, आप किसी को गर्दन दबा के मारोगे तो उसके क्या सजा होगा, किसी को हाथ काट के मारोगे तो उसका क्या सजा है, किसी को पानी में डुबो के मारोगे तो उसका क्या सजा है, वो क्या है, संविधान में लिखा हुआ है। कानूनी संप्रभुता किसके पास है, संविधान में। संविधान जो कहेगा, आर्टिकल जो कहेगा उसके हिसाब से आपको क्या होगा, सजा होगा, ठीक है मेरे भाई। ओके, संप्रभुता की बात हो गई। अब बात आती है समाजवादी की। देखिए समाजवादी, मिटा दो इसको। समाजवादी, समाजवादी भाई एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आप सब कहते होंगे कि भाई एजुकेशन तो बहुत सस्ता हो गया, ऐसा भाई सस्ता तो अवश्य हो गया मेरे भाई, सस्ता तो है। आप कभी देखोगे ना, कभी किसी का आज व्यवस्था पढ़ा हो, अपने पॉलिटी पढ़ा हो, किसी भी टीचर का, एसआई के नीचे वाले बच्चे, किसी को एसएसजीडी का प्रिपरेशन करना है, किसी को सिपाही का करना है, किसी का दरोगा तक करना है, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ऐसा पॉलिटी कोई पढ़ा देगा ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। ये चीज़ है, आप बस ध्यान बना के पढ़ते रहिए, फिर देखते जाइएगा क्या होगा, ठीक है जी। आप देखिए समाजवादी क्या होता है, समाजवाद। आप समाजवाद में बहुत सारे टाइप है, एक समाजवाद होता है, साम्यवाद होता है, ठीक है। समाजवाद होता है अर्थव्यवस्था का वो मॉडल होता है ना, इसका जो है ना, इसका जो फादर है जॉन लॉक है, JOHN की जॉन लॉक है। इसको ये सब नहीं पूछता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, इसके फादर है ये। समाजवाद अर्थव्यवस्था का वो मॉडल है ना, अर्थव्यवस्था का वह मॉडल जिसमें सरकार यानी कि गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती है।
ठीक है, ठीक है जी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा किस में होता है पता है? ये समाजवाद में कदापि नहीं होगा। ये कहाँ होगा? उदारवाद में। कहाँ होगा? उदारवाद में। उदारवाद में क्या होता है? उदारवाद में क्या कहती है? अर्थव्यवस्था, आप कुछ भी करोगे ना, सरकार आपको कोई इंटरफेयर नहीं करने पाई है, ठीक है। उदारवाद में कुछ उदारवादी लोग होते हैं, नहीं कहते हैं कि किसी भी जात में शादी करो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी को कुछ दे दो, कोई भी धर्म को मानो, कोई भी किताब पढ़ो। वो कौन सी आदमी है? उदारवादी है। ये समाजवादी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट कहता है कि जो संपत्ति है ना, सब में बराबर बंटनी चाहिए। ऐसा नहीं है। समाजवादी कहता है कि जो समाज की संपत्ति है ना, सब बंटनी चाहिए, सब बराबर होनी चाहिए। कि उदारवाद ऐसा नहीं सोचता है। ये उदारवादी कहता है ना, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता अर्थव्यवस्था में। उदारवाद में, उदारवादी में क्या होता है? उदारवाद में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन समाजवाद में सरकार हस्तक्षेप करेगी। आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा तो कहेगा टैक्स दो, तुम ये करो वो करो, आप में हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। समाजवाद में सबको सरकार बराबर बनाने की प्रयास करती है, लेकिन उदारवाद में नहीं। उदारवाद में जो जितना आगे है उतना आगे, जिसका सोच जितना आगे है उतना आगे बढ़ते जाओ, ठीक है भाई। आप देखिए, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पंथ निरपेक्षता। बहुत सारे लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हम। धर्मनिरपेक्ष हम भारत नहीं है, हम भारतवासी हैं। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्या है? पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है मेरे भाई कि जो भारत की बॉडी है ना, भारत का संविधान है ना, भारत की जो सरकार है ना, वो किसी धर्म को, ठीक है, किसी धर्म को ये नहीं कहिए कि आप अच्छे हो, ये खराब है। भारत के सरकार के लिए, भारत के संविधान के लिए सर्व धर्म बराबर है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यही होता है कि सब धर्म बराबर है। समाजवादी आपने समझ लिया। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, सबको बराबर करना चाहती है। और उदारवाद में क्या होता है? सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। आपके पास जितना संपत्ति इकट्ठा करना है इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं होगा। उदारवाद में अपना जितना संपत्ति बनाना है बना सकते हो, बट उदारवाद में, सॉरी माफी चाहता हूँ, उदारवाद में जितना संपत्ति इकट्ठा करना है कर सकते हो। ये समाजवाद में ऐसा नहीं है। समाजवाद में आपको पता जाता है कि संपत्ति है तो उस पर टैक्स देना होगा, ये देना होगा। सरकार चाहती है समाजवाद में कि आप भाई सबको मैं अर्थव्यवस्था के माध्यम से सबको बराबर कर दूं, ठीक है जी। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत के संविधान के लिए सब धर्म बराबर है, कोई धर्म को कम ज्यादा नहीं। धर्म में क्या करेंगे? वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हिंदू बहका, मुसलमान बहका, ये सिख ईसाई बहका, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के संविधान के लिए, भारत की सरकार के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए सब धर्म बराबर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? लोकतंत्रात्मक। क्या आता है? लोकतंत्रात्मक। आज मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा, यहाँ तक गणराज्य तक मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे, है ना भाई। ये सही है ना। आप लोकतंत्र किसको मानते हैं भाई? आप लोकतंत्र किसको मानते हैं? कि 2 दिन पहले पटना में कुटाई हुई है स्टूडेंट की, इसको ये तो लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र ये नहीं है ना। एक इंसान थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन साहब। एक इंसान ने कहा कि लोकतंत्र क्या है, मैं बताता हूँ। तो सबने कहा कि ठीक है भाई बताओ। तो क्या है? कहा कि जनता के लिए
जनता के द्वारा शासन व्यवस्था ही तो लोकतंत्र है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन साहब। मैं नीचे में लिख देता हूँ। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, लिंकन ने कहा था, क्या पता है? जो लोकतंत्र हम इसको मानते हैं, जनता का शासन जो होगा वो जनता का होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा। जनते में से कोई सरकार बनेगा, जनते के लिए बनेगा सरकार, और जनते के द्वारा सरकार बनाया जाएगा। उसको क्या मानता है? लोकतंत्र मानता है। देखिए हमने लिखा क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता बनता है, जनता के लिए बनता है, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ये बात को कहा था। ठीक है, आप देखते हैं लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। लोकतंत्र समझ गए? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। भाई एक चीज तो समझना होगा कि इस वीडियो में आप कमेंट करना कि इतना डेप्थ नहीं चाहिए या चाहिए। ठीक है, अभी वॉइस की भी समस्या आएगी क्योंकि उतनी अच्छी माइक है नहीं, है ना। माइक जब अच्छी आएंगी तो वॉइस की साउंड भी अच्छी हो जाएगी। है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं प्रत्यक्ष। एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र एक होता है प्रत्यक्ष। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो पार्ट में होगा। लोकतंत्र पहली बात पूछेगा लोकतंत्र क्या है, कहेंगे जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था ही क्या है? तो लोकतंत्र है। दूसरा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ उसको कहते हैं, उस लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे जहां जनता खुद सरकार को चुनती है, खुद। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड में क्या है? छोटी सी कंट्री है, वहाँ जनता खुद सरकार को चुनती है। ठीक है, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। जैसे अपने भारत में पंचायत स्तर का जो मुखिया जिसको बनाते हैं, मुखिया कौन बनाता है? जनता खुद चुनता है, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। जनता जिसको चुनेगी ना, जैसे मुखिया को खुद चुनता है, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति भी बनता है ना, तो उसको जनता ही चुनता है। ठीक है जी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देश में संभव है, बड़े देश में कभी संभव नहीं होगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देश में होता है, उस अपने जनता सीधे सरकार को नहीं चुनता है, जनता अपने अधीनस्थों के माध्यम से सरकार को चुनती है। जैसे कोई सांसद, आपने सांसद को वोट किया, सांसद ने किसको चुना? प्रधानमंत्री को चुना। ठीक है, आपने विधायक को वोट किया, विधायक किसको चुना? मुख्यमंत्री को चुना। मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री को कैसे चुनते हैं, आगे मैं सब कुछ बताऊंगा। मुख्यमंत्री को कैसे चुनते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखिए गणराज्य किसको कहेंगे? आप बहुत सारी जगह देखते हैं गणराज्य, आप पासपोर्ट पे देखते होंगे इंडियन रिपब्लिक, भारत गणराज्य आपको लिखे मिलता है ना। ब्रिटेन को गणराज्य क्यों नहीं कहते हैं, भारत को क्यों कहते हैं? ठीक है, गणराज्य क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गणराज्य किसको कहते हैं? रिपब्लिक,
गणराज्य का मतलब होता है क्या? गणराज्य का मतलब होता है मेरे भाई, जहाँ के मुखिया चुन के मुखिया बनते हो, जहाँ के मुखिया का चुनाव होता है, उसको क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। उस देश को क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कंट्री कहते हैं उसको। जहाँ मुखिया का चुनाव ही नहीं, देश के मुखिया का चुनाव ही नहीं होता है, उसको गणराज्य नहीं कहेंगे। बेटे को गणराज्य क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वहाँ वंशागुणित होता है। महारानी की बेटी ही महारानी बनेगी, महारानी के पुतों ही महारानी बनेगी, ऐसा होता है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है? राष्ट्रपति है ना, देश के मुखिया क्या है? नाम मात्र का मुखिया क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सबको पता है। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है भारत के मुखिया। इनका चुनाव हुआ है, आप सबको पता है। जिस देश के ना मुखिया का चुनाव होता है ना, उसको क्या कहेंगे? गणराज्य कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। ठीक है जी। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। कल मैं आपको बताऊंगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा अभिव्यक्ति क्या होता है, विश्वास क्या होता है। डिस्क्राइब मैं सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ों में डिस्क्राइब बता दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई संकोच आपके मन में नहीं आ जाए। कोई भी संकोच है तो कमेंट कीजिएगा, सारा कुछ सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है जी। नाइस टू वर्क टाइम। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।